सीता, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मालूम। ये सेंट है, सेंट बहुत अच्छा सेंट है। सुन फिर लाए सीता के लिए कुछ? जी माँ जी, मैं तो आपके लिए भी लाया हूँ। ये हाथी दांत की कंघी, इससे जूं निकालो। और मुझे भूल गया बेटा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ससुर जी, किधर? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके लिए ये खुशबू वाला तेल लाया हूँ जो बालों को काला और लंबा करता है। ऐसा? जी मैं ऐसा। मैं आपकी मालिश करूँ? ससुर जी, ससुर जी कहाँ है? आपकी किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं। ला 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 ला, लगता ही नहीं सर को। क्या रखते हैं आप? जल्दी करो जल्दी करो, बड़ी गर्मी हो रही है। दामाद से सर की मालिश करवानी है। जी मालिश एक ही दफा करवा लेना, पहले मेरा हिसाब चुका दो। हिसाब? हाँ, कंघी का, सैंड का, तेल का, जो बालों को लंबा और काला करता है। तुमने दिया क्यों? अरे वाह, कैसे नहीं देता? अरे सारा बाजार दे रहा था तो मैंने भी दिया। तो सारा बाजार लेने आएगा तब तुम आना। सारा बाजार कैसे आएगा? धर्मदास, ये लो, सारा बाजार भी आ गया। लो धर्मदास, हमारा हिसाब चुका। जो पैसा? ससुर जी, मालिश। मैं तेरी मालिश करता हूँ, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मैं घर में बैठा रहा और तू बाहर उधार उठाता रहा, साहूकार को कर्जदार बनाया। अरे तो कौन सा मैंने अपने लिए उठाया है? सेंट लाया आपकी बेटी के लिए, कंघी लाया बेटी की माँ के लिए, तेल लाया बेटी के बाप के लिए जो बालों को काला और लंबा करता है। मैं तुझे लंबा करता हूँ। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? एक मिनट ससुर जी। सीता, अरे सीता, देख रहे हैं। सीता, तुम ये माथे का टीका और मांग का सिंदूर मिटा दो, मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अब तुझे सेंट लाके कौन देगा? आप भी अच्छी जबरदस्ती करते हैं ससुर जी। किसी को भी फांसी की सजा होती तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हाँ, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। अरे भाइयों, पुलिस, पुलिस, ससुर जी, पुलिस आ गई। ये सब क्या है? दुहाई है माए बाप, बचाइए मुझे। थानेदार, हवलदार, थानेदार। चिल्लाते क्यों हो? ये मजमा इकट्ठा क्यों किया है? ये सब खून देखने आए हैं। खून? जी हाँ, वो भी मेरा। जो ये करने वाले हैं, मुखड़ा दिखाइए। चलो दोनों थाने। चलो ससुर जी। हंसते क्यों हो? मालूम होता है आप इस इलाके में नए नए आए हैं। ये तो मजाक करने की आदत है, हमेशा मुझ में इकट्ठे करता है ना बेटा? खबरदार मजाक किया, ये तो तुझे भी थाने ले जाऊंगा। चलो अपना अपना काम करो, चलो। चला गया पुलिस। अब चल। कोई बात नहीं ससुर जी, आप मुझे डुबा दीजिए, लेकिन इसमें आप ही का नुकसान है। जी हाँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में बताना भूल गया कि मुझे नौकरी मिल गई है शेखर की ऑफिस में। 200 रुपया महीना। 200 रुपया महीना? और ये चला 200 डूबने। ऐसा नहीं, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना। अच्छा तो फिर एक काम करो। क्या? आप मुझसे माफी मांगो। जाओ, माफ किया। महेश, तुम्हें ठाकुर साहब ने नौकरी पर रख लिया है, लेकिन तुम काम क्या करो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मजदूरी कर सकता हूँ, क्लर्की कर सकता हूँ, मैनेजरी कर सकता हूँ। गोविंद राम जी, आपके पास महेश के लिए कोई काम है? जी नहीं, ऑफिस में पहले ही आदमी ज्यादा है और काम कम। मेरे ख्याल में मुनीम जी के पास काम ज्यादा है। जी नहीं, आप फिक्र न कीजिए, मैं इनके लिए किसी काम का बंदोबस्त कर दूंगा। जी बहुत अच्छा। अच्छा महेश। अच्छा, समस्या गंभीर है। जाओ वहां बैठो। अरे ये क्या? 100 रुपए के लिए सारा सामान तुम ले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारे तो 300 निकलते हैं। लाला जी, यहाँ तो हाथ लगने की बात है। जितना उसके हाथ लगा वो ले गया, जितना हमारे हाथ लगा हम ले जा रहे हैं। चलो उठाओ। अरे ले जा भाई, ले जा ले जा। मेरे लिए तो ये तस्वीर काफी है। खूब बेवकूफ बनाया इस आदमी ने मुझे। नकली नाम बताकर सारे रुपए ले गया। तब मालूम पड़ेगा लाला जब पुलिस हथकड़ी डालेगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ,
भगवान के लिए तस्वीर न ले जाइए। क्यों? ये मेरे पति है, मेरे देवता है। कमाल है, देवता का नाम झूठा, काम खोटा। रहना चाहिए जिसे जेल में। वाह रे हिंदू नारी, तू उसे भी मंदिर में बिठाती है। वो जैसे भी है मेरे सिर के ताज है। आप मुझे तस्वीर दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका देती हूँ। तुमने क्या किया गौरी? क्या करती? वो लोग जेल की धमकी दे रहे थे। अगर उनकी इज्जत बर्बाद होती तो मेरा क्या रहता दुनिया में? बहुत भोली हो तुम, इसीलिए जाल में फंस गई और वो तुम्हें धोखा देके चलता बना। बहन देखो, अकेले क्या करोगी यहाँ रह के? दूसरों के सहारे दुख कर जाता है। क्यों पिताजी, हम गौरी को अपने साथ क्यों ना ले चले? हाँ बेटी, तुमने ठीक सोचा है। तुम हमारे साथ चलो गौरी। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं यहाँ से चली गई और वो यहाँ आए तो मैं कहीं की न रहूंगी। मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है, जो इस तरह जाते हैं लौटते नहीं। तुम खुद ही सोचो बेटी, जिसका नाम तुम्हें मालूम नहीं, जिसके घर बार का कोई ठिकाना नहीं, उसे तुम कहाँ ढूंढोगे? तुम हमारे साथ चलो, अपनी डांस पार्टी बनाकर हम शहर शहर में घूमेंगे। मुझे विश्वास है कहीं न कहीं वो मिल जाएगा। चलो बेटी। जरा एक सप्ताह बढ़ाना, लगे हाथ एक और। ये 10 रुपए तुम अपने बेटे की शादी के लिए रख लो। हाँ शुक्रिया। हाँ? शेखर बाबू आप जी हाँ। सिर्फ ये बता दीजिए कि जो रुपए आपने लिए हैं वो कौन से हिसाब में लिखे जाए और ये रुपए कौन से हिसाब में लिखे जाए। नहीं 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 शेखर बाबू, ऐसी कोई बात नहीं। ये मुनीम जी जानते हैं। गोविंद राम जी, जो मुनीम जी जानते हैं वो मैं भी जानता हूं। आज से ये गुप्त बंद बंद। तो शेखर बाबू घबराइए नहीं, मैं ठाकुर साहब को नहीं बताऊंगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए कि आइंदा ये हिसाब किताब नहीं चलेगा। महेश जी इधर आओ। मुनीम जी चाबियां दीजिए, चाबियां दीजिए। महेश ये लो पैसे और चाबियां। आज से इस गद्दी पे तुम बैठा करो। शेखर बाबू लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए, कैश का मामला बड़ा नाजुक होता है और मुनीम जी को कई सालों का तजर्बा है। गोविंद राम जी, कैश के मामले में तजर्बे से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है। महेश बैठो तुम। अरे राम राम, वाह जी, पीछे आओ। समस्या अवश्य गंभीर है। निश्चय गंभीर है। क्या कहा? उसने चोर को खजांची बना दिया? अभी आगे आगे देखिए दामाद जी क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन आप तो पुराने आदमी हैं, आपने कुछ नहीं कहा। मेरी कौन सुनता है? ठाकुर साहब भी तो उन्हीं की तरफदारी करते हैं। क्यों दीवान जी, माँ को क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है? कुछ नहीं बिटिया, दामाद जी की तारीफ कर रहा था। अब बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे। गलत करते हैं ना, उन्हें अपना काम नहीं करना चाहिए, जायदाद दूसरों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। यही ना दीवान जी? ये क्या बेला, बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं तुम्हें। मैंने कहा ही क्या था बिटिया, मैं तो उन्हें भी समझाता हूँ। यही तो दिन है तुम लोगों के हंसने खेलने के। ये क्या अच्छा लगता है कि वो दफ्तर में जुटे रहें और तुम घर में बैठी रहो अकेली। वो तुम्हें बाहर ले जाएं, घूमें, सैर करें।
अच्छा, अब मुझे मालूम हुआ आपको क्या दुख है। सुनिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों बहुत सुखी हैं और आज ही ड्रामा देखने जा रहे हैं। ये रॉयल कंपनी के नाम है, यहाँ से निकालते हैं। प्रकाश राव। शेखर, तुम अब तक काम कर रहे हो? थिएटर का टाइम हो गया, चलो। बेला, काम बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ी देर और लगेगी। ऐसा करो, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। देखो जल्दी आना। हाँ। प्रकाश राव जी ने तो ये क्या बात है शेखर? कुछ नहीं बेला, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। तुम मेरी बहन नहीं हो। मेरी बहन मर जाती लेकिन इस तरह गली गली खानदान की इज्जत न बेचती। जान करके तुम मर गई हो गौरी, मैं कितना रोया हूं। अगर आज तुम्हें जिंदा देखकर खून के आंसू बहाने को जी चाहता है। अगर मामा जी की तय की शादी तुम्हें पसंद नहीं तो मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने? घर से भाग जाने की क्या जरूरत? मैं मरना चाहती थी। तुम मर क्यों नहीं गई? इज्जत की मौत इस बाजारी जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी है। गौरी, कौन है ये? ये मेरे भैया है। इसलिए ये हक समझते हैं, बिना जाने बुझे जो इनके मुंह में आए कहते चले जाए। बहन, आपने अपने बहन से पूछा तो इस पर क्या गुस्से है? इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका सिर नीचा हो। पति इसे छोड़कर चला गया, बेचारे ने उसे ढूंढने के लिए ये रूप धारा। जुल्म मर्द करता है, सजा औरत भोगती है। ये बात भाई भी नहीं समझ सकते क्योंकि भाई भी मर्द होते हैं। भाई साहब, गौरी मेरी बेटी की तरह है। इसने कोई पाप नहीं किया है। ये गंगा के समान पवित्र है। गौरी, भैया, मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आंसू पूंछ डालो, मैं जिंदगी की तमाम खुशियां तुम्हारी झोली में भर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कभी आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रो मत गौरी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। यही है उनकी तस्वीर। चलो मेरे साथ, घर चलो। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगी। मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते। भगवान पे भरोसा रखो गौरी, तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिलेंगे। मैं वादा करता हूं, जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लूंगा कभी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुम पर उंगलियां उठाएं। बहन होकर मैं भाई की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं भी तो भाई हूं गौरी। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। तुमने बहुत दुख उठाए गौरी। बस यूं समझो बहन कि तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। तुम मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मैं यहां से जाऊंगी तो पहले पति के घर, वो नहीं मिले तो सारा जीवन मैं उन्हीं की खोज में गुजार। गौरी। हाँ भैया, यही मेरी प्रतिज्ञा है।
आपने मुझे बुलाया है पिताजी? हाँ शेखर, हर भाई का फर्ज है कि वो अपनी बहन की मुसीबत में काम आए। बहन? मेरी बहन इस वक्त मुसीबत में है। जी? हाँ शेखर, मेरी एक बहन है जिसने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा है। यह है उसका पता। एक काम करो, ऑफिस से 10,000 रुपए लेकर खुद वहां पहुंचा दो। जी बहुत अच्छा। हाँ सुनो जी? बेला की माँ और मेरी बहन में बनती नहीं। मैं ये रुपया खुद दे आता या डाक से भिजवा देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को मालूम हो। बेला की माँ खामोखा हंगामा मचा देगी। बेटा जी? वायदा करो कि ये बात तुम अपने ही तक रखोगे। महेश, मैंने कैश में से 10,000 रुपए लिए, मेरे हिसाब में लिख देना। लेकिन इतने सारे पैसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? हर बात बताई नहीं जा सकती। अरे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं है। अंधेर हो गया बहन जी, घोर अंधेर। क्या हुआ गोविंद राम जी? ये आपके चेहरे पे दाग कैसे? अजी ये दाग तो धुल जाएंगे, मगर वो दाग कैसे मिटेगा जो दामाद जी इस खानदान को लगाने गए? क्या किया शेखर ने? क्या बताऊं, आज ही दफ्तर से 10,000 रुपया लेकर कहीं चले गए और कह गए हैं कि मेरे हिसाब में लिख लेना। सुन रही हो बेटा? सुन रही हूँ। तुम्हें भी कुछ नहीं कह गया? अजी बिटिया रानी को भी कहाँ बताया होगा? आपने तो पूछा होता। ये मजाल किसमें है? वो सुनते हैं किसी की? महेश जो उन्हीं का रिश्तेदार है, जब उसने पूछा तो टका सा जवाब दे दिया और डांट के कहने लगे हर बात नहीं बताई जा सकती। बहन जी मुझे तो दाल में काला नजर आता है। दामाद जी जवान है, खून में गर्मी है, और फिर पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ता। आदमी को भटकते कुछ देर लगती है। अच्छा मैं चलूं? बस अभी आए और अभी चले? सफर से आए हो तो एक रोज आराम कर लो। और बेटा तुम्हारे यहाँ रहने से इनकी तबीयत भी लगी रहेगी। जब से शेखर आया है खान की काया ही बदल गई है। मजदूर भी खुश हैं, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया। ठाकुर साहब अब उस तरफ न जाइए, जमीन कच्ची है। जब खुदाई शुरू होगी तो मजदूर जाएंगे ना। चलो चलो चलो। ठाकुर साहब डॉक्टर साहब पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन आइए। वकील साहब जल्दी चलिए, वकील साहब जल्दी चलिए, ठाकुर साहब ने आपको बुलाया। चलो साहब चलिए चलिए साहब। मैं समझता हूँ वकील के आने का क्या मतलब होता है। ठाकुर साहब वसीयत करना चाहते हैं। वसीयत? जी हाँ, इसीलिए आपको वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं। दुनिया का क्या भरोसा, सैकड़ों बहकाने वाले होते हैं। न जाने ठाकुर साहब किसके नाम वसीयत कर दें। हो सकता है शेखर बाबू को ही सब कुछ दे दे। मुझे क्या, चाहे जिसके नाम करे, उनकी अपनी दौलत है। आप अपने बारे में बिल्कुल न सोचिए, ये तो बिटिया रानी की जिंदगी का सवाल है। दामाद जी के लक्षण तो आप देख ही रही हैं। जायदाद अभी मिली नहीं तो ये हाल है, और अगर कहीं उनके नाम वसीयत हो गई तो भगवान जाने क्या हाल होगा। मालकिन आपको अंदर बुला रहे। बिटिया रानी तुम्हें भी। कहिए क्या बात है? तुमसे क्या पर्दा, मैं वसीयत कर रहा हूं। वसीयत? मैंने सोचा है कि आधी जायदाद बेला को दूं और आधी शेखर को। बेटे को इतना भी क्यों देते? सारी जायदाद दामाद के नाम लिख दीजिए। लिख भी दूं तो मुझे विश्वास है
कि बेला को कोई इतराज नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों बेला, चुप क्यों हो? क्या बोले बेचारे, उसे मालूम है शेखर को जायदाद मिल गई तो वो अपना पति खो बैठे। अपना अपना विचार है। मैं तो इतना जानता हूं कि आज तक कोई भी पत्नी अपने धन के बल से पति का प्यार नहीं खरीद सकी। मेरी ये दौलत कल उजड़ भी सकती है, लेकिन स्त्री की पूरी संपत्ति होती है उसका सुहाग, उसके पति का प्यार। खैर, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम क्या चाहती हो? माँ ठीक कहती है। बेला, अच्छी बात है, जो तुम चाहती हो वही होगा। वकील साहब, मेरी जायदाद पर मेरे दामाद का कोई हक नहीं होगा। मेरी इकलौती बेटी बेला मेरी सारी जायदाद की अकेली वारिस होगी।